आज हम लोग इस चैप्टर को 8 से 10 मिनट में पूरा रिवाइज करेंगे। ये जो वीडियो है, ये जो इंपॉर्टेंट डेटा आपके पास में आ रहा है, एग्जामिनेशन से ठीक पहले इसको यूज करना। 8 से 10 मिनट में 6 मार्क की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। एवरीबॉडी प्लीज कॉन्सेंट्रेट, लेट्स फोकस, लेट्स डू इट, लेट्स क्रैक इट। ओके दोस्तों, ध्यान से ना, इसको बार बार रिवाइज करके आप इस चैप्टर को पूरी तरह से बाय आउट कर सकते हो। इतना फास्टेस्ट रिवीजन और नहीं मिलेगा। बताइए दोस्तों, हाउ डू यू क्लासिफाई फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम। 1 साल से 5 साल तक, 5 साल से ज्यादा के लिए और 1 साल से कम के लिए, आईपीओ, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, आपका रिटेन्ड अर्निंग, यू आर टेकिंग फंड्स फॉर द वर्किंग कैपिटल, लीज फाइनेंस, मीडियम टर्म, डेट सिक्योराइजेशन, लोन टेकन फॉर 3 years, डिपॉजिट टेकन फॉर 6 months। दोस्तों, हाउ डू यू क्लासिफाई फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स? एक इंटरनल, एक्सटर्नल यानी कि बाहर से लाया, इंटरनल ने खुद का लिया, इंटरनल में एक ही बच्चा होगा, रिजर्व्स। अब एक्सटर्नल के 2 बच्चे, एक तो डेट, पर इक्विटी में वो इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकता है, वो प्रेफरेंस भी हो सकता है, और डेट में डिबेंचर हो सकते हैं, लोन्स हो सकते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने दोस्तों, बताएंगे आप मुझे इक्विटी और प्रेफरेंस में कहां पे आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड देना जरूरी है? कौन सा कन्वर्टेबल होता है प्रेफरेंस, कौन सा रिडीमेबल होता है, कौन सा कंपनी का वोटिंग राइट मिलता है, कौन से कंपनी में मैनेजमेंट का रोल भी निभा सकते हैं, कौन सा वो होता है जिनको प्रायोरिटी मिलती है। आप बात करेंगे क्यूमुलेट प्रेफरेंस, किनको प्रायोरिटी मिलती है, प्रेफरेंस। आप बात करेंगे प्रेफरेंसेस में क्यूमुलेटिव किसको बोलते हैं? जिसका इस साल का डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव में इस साल नहीं है तो अगले साल नहीं मिलेगा। रिडीमेबल में कुछ सालों बाद आपके पैसे मैं वापस दे दूंगा। पार्टिसिपेटर में आपको मैं फिक्स डिविडेंड भी दूंगा, साथ साथ में प्रॉफिट का शेयर भी दूंगा। आखिरी बार रिवाइज करना बहुत अच्छे से। हाँ, नॉन पार्टिसिपेटिंग में आपको सिर्फ फिक्स मिलेगा, कन्वर्टेबल में ये डिवेंचर, ये प्रेफरेंस फ्यूचर में इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है। अगला पॉइंट आपके सामने रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग खुद का पैसा ही है, क्या इससे इक्विटी डाइल्यूट हो रही है, क्या कंट्रोल डाइल्यूट हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट डिविडेंड देना नक्की है, जरूरी है। डिबेंचर्स और इक्विटी में आप बताएं किसको लेंडर बोलते हैं, कौन से लोगों को ओनर कहते हैं, कौन सा रिडीमेबल है, किस पे इंटरेस्ट मिलता है, किस पे डिविडेंड मिलता है, कौन फ्यूचर में रिडीम हो सकता है, कौन सा इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है। आप बात करेंगे वो क्या है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंटरेस्ट देना जरूरी है, रिस्की बहुत है। कौन सा? प्रायोरिटी वाइंडिंग अप में किसको मिलेगी? एक सवाल पूछूंगा ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। देयर आर 3 टाइप्स, फुली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कभी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा, पार्टली में कुछ डिबेंचर कन्वर्ट होगा, कुछ डिबेंचर कन्वर्ट, और फुली कन्वर्ट यानी कि पूरा डेट आपका इक्विटी में कन्वर्ट होगा। अगला पॉइंट बताएंगे दोस्तों, अदर टाइप ऑफ डिबेंचर। बियर किसको बोलते हैं? जिसके बाद डिबेंचर की चिट्ठी वो मालिक हो गया रजिस्टर्ड, यानी कि जिसका नाम है उसका ही, चाहे चिट्ठी किसके पास भी। मॉर्गेज यानी कि अगर मैंने डिबेंचर इशू किया तो आपके पैसों की सिक्योरिटी के लिए मैं मॉर्गेज रखता हूं। नेकेड यानी कि मैंने आपसे पैसे लिए तो मैंने आपको डिबेंचर दिया, आपके लिए कोई भी उसमें मॉर्गेज नहीं। रिडीमेबल किसको बोलते हैं? रिडीमेबल का मतलब हुआ कि कुछ सालों बाद आपका पैसा आपको। दोस्तों अगला सवाल, 3 पेज हो गए, आपके पास केवल 8 पेजेस है। आप बताएंगे कॉलेबल एंड पुटेबल। कॉलेबल बॉन्ड्स यानी कि कुछ सालों बाद कंपनी कहेगी, सपोज मैंने 5 साल के लिए किसी कंपनी में बॉन्ड का पैसा दिया, हो सकता है कंपनी 3 साल बाद बोले एक काम करो, मुझे मेरा बॉन्ड लाके दो, आपके पैसे ले जाओ। पर पुटेबल में फॉर एग्जांपल मैंने 1 करोड़ किसी कंपनी में 5 साल के लिए लगाया, 2 साल बाद मुझे पैसे लग रहे हैं, तो मैं पुटेबल में अपने पैसे वापस निकाल सकता हूं। आपसे सवाल पूछेंगे प्लेन वैनिला बॉन्ड किसको बोलते हैं? जिस कंपनी में मैं पैसे लगा रहा हूं वहां पे पैसे लगाऊंगा, उनसे इंटरेस्ट मिलेगा, कोई भी ऑप्शन एक्स्ट्रा के नहीं मिलेंगे। कन्वर्टेबल फ्लोटिंग रेट्स यानी कि क्या होगा? जैसे दुनिया में रेट चेंज होंगे, मार्केट कंडीशन चेंज होगी, मेरे बॉन्ड के अंदर जो पैसे लगाए वो भी चेंज होंगे, और कल से के बहुत ही कम होने लगे तो मैं उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता हूं। ड्रॉप लॉक में 15% का अगर मैंने पैसा लगाया हुआ है, 15% इंटरेस्ट है, बाद में 14% आया, बोलेंगे ओके, 13 आया, बोले ओके, 12 तो मैं बोलूं ओके, पर 12 से नीचे क्या होगा? मैं कहूंगा आई एम नॉट ओके, फिर 12 का 12 लॉक होना चाहिए, उसको तो ड्रॉप होने दो पर लॉक कर दो। आगे बात, वेरिएबल रेट बॉन्ड यानी कि इनका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, पर अगर बहुत ही कम होने लगा तो हम बोलेंगे भाई एक काम करो, लाओ मेरे पैसे लाओ, इतना कम में मुझे नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट गाइस, व्हाट इज द यील्ड? यील्ड में ऐसा होता है कि अगर मान लो इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ रहा है तो यील्ड का रेट कम होता है,
पर अगर ऐसा हो इंटरेस्ट रेट का कम होता है तो यील्ड का बढ़ता है। अगला पॉइंट, यंकी बॉन्ड। यंकी बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो भारत के लोग इशू करेंगे या कोई भी इशू करेंगे, कहां पे, यूएस में करेंगे। किस में करेंगे? यूएस डॉलर में करेंगे। नॉमिनेशन रूल्स उनके फॉलो करना पड़ेगा और उस पैसों का इस्तेमाल भी वहां के विकास के लिए किया जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों, जैसे यंकी है वैसा सामुराई है। अगर यही पैसा भारत के लोग अगर जापान में इशू करेंगे, येन में पैसा मिलेगा, उनका रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, वहां के लिए यूज करेंगे। अब बात करेंगे इसकी, बुलडॉग, ये वापस भारतीय लोग पैसा इशू करेंगे, कहां पे करेंगे? लंदन में करेंगे। किस में करेंगे? पाउंड में करेंगे, उधर के लिए यूज करेंगे। अगला सवाल, यूरो बॉन्ड, ये ओरियो है, यानी ब्रिटिश का बंदा इंडिया में आके डॉलर में इशू कर रहा है, यानी सब कुछ अलग अलग है। कोई और ही व्यक्ति आ रहा है, किसी और ही कंट्री में आ रहा है और किसी और करेंसी में, इसको बोलते हैं यूरो बॉन्ड। अगला सवाल दोस्तों, हाँ कम ऑन, आप बोलेंगे मसाला बॉन्ड, ये इंडियन बॉन्ड्स है। भारत के व्यक्ति ने अगर तालिबान में जाके आईएनआर में पैसा रेज करना है तो वो मसाला बॉन्ड यूज कर सकता है। म्यूनिसिपल बॉन्ड जैसे अहमदाबाद में हुआ, अपने प्रदेश के ग्रोथ के वास्ते अगर वहां की महानगर पालिका, वहां का कॉर्पोरेशन अगर कुछ जनता से पैसा लेता है उसको बोलते हैं म्यूनिसिपल बॉन्ड। गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड तो आप जानती है, भारत सरकार अपने रेलवे के लिए, मेट्रो के लिए, रास्ते के लिए, हाईवे के लिए, डैम के लिए जो भी पैसा लाते हैं उसको ट्रेजरी बॉन्ड कहते हैं। इसका स्टेट बॉन्ड, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है। अगला सवाल, वेंचर कैपिटल एग्जांपल देंगे, जोमेटो के अंदर, ओला के अंदर, ओयो के अंदर, बाइजूस के अंदर, सॉफ्ट बैंक जैसे लोग, सिक्वाई जैसे लोग, टाइगर ग्लोबल जैसे लोग पैसे लगाते हैं। और क्या होता है, उनसे स्टार्टअप में पैसे लगाते हैं, हाईली रिस्की होता है। यहां के लोग जिसमें पैसे लगाए तो वो एक्सपीरियंस्ड, समझ में आ रहा है, पर उनके उसमें आइडिया बहुत अच्छी होती है। जैसे जोमेटो में पैसे लगाए थे किसी ने, तो सोचो कितने पैसे कहां से कहां बन गए। तो वो एक छोटे से बिजनेस में पैसा लगाते हैं, पर हो सकता है इनके पैसे डूब भी जाए। वैसे इसके 4 तरीके हैं। एक तो लोग क्या करते हैं जनरली, जैसे दीपेंद्र गोयल जोमेटो ओनर, उन्होंने क्या किया, अपना इक्विटी डायल्यूट करके लोगों से वीसी लिया। पर दूसरे ऑप्शन में वीसी ने इक्विटी नहीं देंगे, उनको बोलेंगे आपको इक्विटी नहीं देंगे, आप जितना सेल करेंगे हम, जैसे जोमेटो को जितना सेल होगा उतना उसको फायदा होगा, रॉयल्टी मिलेगा। इनकम नोट में क्या है, पैसा तो लेगा जोमेटो, पैसे लेगा, पर उसके बदले में क्या देगा, थोड़ा थोड़ा रॉयल्टी, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देगा। और पार्टिसिपेटिंग में इनको एक तो शुरुआती दिनों में कम इंटरेस्ट देगा जोमेटो, थोड़े दिनों बाद जोमेटो ज्यादा इंटरेस्ट देगा, और ज्यादा दिनों बाद ज्यादा इंटरेस्ट देगा। व्हाट डू मीन बाय डेट सिक्योराइजेशन? गाइस बोलो जल्दी से, याद आ रहा है? एक कंपनी जिसका नाम है XYZ है, वो 2-2 करोड़ के 100 लोगों को लोन देती है, कार का लोन दे दिया है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, मेरे पैसे खत्म है, XYZ के पैसे खत्म हो गए। XYZ जाता है SBI के पास में, बोलता है सारे 200 करोड़ के पैसे आप आजकल में तुम रिकवर करो। तो सारे लोग किसको रिपे करेंगे? उसके से प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम कुछ नहीं, अच्छी बात है कि सारा, अब ये 200 करोड़ का जो पैसा है ये लोन हमने शिफ्ट कर दिया SBI के माथे। अब SBI ने 200 करोड़ किसको दे दिए? अब XYZ वापस रेडी होगा 200 करोड़ बांटने के लिए। रही बात SBI को एक फायदा हुआ है, SBI को बनी बनाए जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो मिल गया। तो इसमें 200, अब इसको डेट सिक्योराइजेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये पैसा XYZ का था, XYZ के डेट जो थे वो आप किसी और ने खरीद लिया, तो उसका SBI का ने खरीदने के बाद में XYZ कंपनी का डेट सिक्योर हो गया है। अरे बोलो मित्रों, अगर मैं बोला लीज फाइनेंस, जैसे मैंने गुरुकुल लिया, अगर मैं वो गुरुकुल खुद खरीदता तो 50-70 करोड़ जाते, तो 70 करोड़ अवॉइड करने के लिए मैंने उसको लीज पे ले लिया। तो लीज पे लेने से 70 करोड़ मुझे रेज करने की जरूरत नहीं पड़ी, इट इज एक्टिंग लाइक अ, तो इससे एक फायदा क्या है, मेरा रिस्क थोड़ा सा कम हो गया और ये पैसा है लीज का इजीली अवेलेबल हो जाता है। 70 करोड़ बैंक से लाओ तो 50 चीजें लिखवा के लेगा आपसे। अगला सवाल आपके सामने रहा, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग में, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ट्रेड क्रेडिट। अगर मैं एक छोटा दुकानदार हूं, किराना की शॉप चलाता हूं, HUL वाला आता है मुझे 30 दिन के लिए उधारी भी देता है, लक्स लाइफ बॉय, उसको बोलेंगे ट्रेड क्रेडिट। एक्रूड एक्सपेंसेस, अमर काम करता है, मेरे एम्प्लॉय काम करते हैं पर रोज सैलरी नहीं लेते, तो उनकी सैलरी मैं यूज करता हूं, उसको बोलते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस। डेफर्ड इनकम किसको बोलते हैं? अरे डेफर्ड इनकम यारो, यानी कोई स्कूल है, पैसे ले लेती बहुत पहले, सर्विसेज देती बातें, उसको बोलते हैं डेफर्ड इनकम। अगला सवाल, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, मैं टेलर हूं, मैं ज्वेलर हूं, मैं कारपेंटर हूं, आपके हिसाब से चीजें बनाता हूं, तो आपसे कुछ तो एडवांस में लूंगा। अगला सवाल, हाँ बोलो जल्दी से, कमर्शियल पेपर, जो हाईली रेटेड कंपनीज होती है, RBI उनको बोलती है 5 लाख के डिनोमिनेशन में आप इशू कर सकते हो, उसको कमर्शियल पेपर बोलते हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट को भी कभी कभी हाईवे बनाने के लिए, मेट्रो बनाने के लिए कुछ दिनों के लिए पैसे चाहिए रहते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बोलेंगे CD, अगर मतलब कोई बैंक कुछ दिनों के लिए इशू करे तो उसको फिक्स डिपॉजिट करते हैं, पर अगर बैंक जैसा कोई फिक्स डिपॉजिट अगर कोई प्राइवेट कंपनी करे
उसको बोलते हैं सीडी। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बैंक्स आपको पैसे दे रही है। नंबर 1 शॉर्ट टर्म लोन। अगर मेरे पास में सोना है, मेरे पास में सिक्योरिटी, मेरे पास में कुछ है, शेयर्स है, तो मैं गिरवी रखता हूं, मुझे बैंक शॉर्ट टर्म लोन देती है। ओवरड्राफ्ट किसको बोलते हैं? मेरा ऑलरेडी करंट बैंक में अकाउंट है, 50 लाख उसमें है, मैं 80 लाख मांग रहा हूं, तो 30 लाख मुझे ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में मिलते हैं। पर इसका फायदा है कि जितना मैं यूज करूंगा उससे ज्यादा करूंगा तो कर ही नहीं करूंगा, क्योंकि फिक्स लिमिट है। तो क्या होता है कि जितना लिमिट है उतना ही मुझे इंटरेस्ट है, अगर मैं यूज नहीं कर रहा हूं तो। पर अगर मान लीजिए मैं बहुत साउंड हूं, मैं बहुत ही ज्यादा वेल्दी इंसान हूं, मेरा बहुत नाम है, तो मुझे क्लीन ऑर्डर, मुझे कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, दोस्तों बताएंगे कैश क्रेडिट। ये भी जितना पैसा यूज करेंगे उतना ही इंटरेस्ट है, पर ये ट्रेडेबल गुड्स के अगेंस्ट में आता है। आपके पास में कोई गुड्स है, उसको ही मॉर्गेज रख के ही वो लोग उसके ऊपर आपको लोन देते हैं। सबसे अच्छी बात, जितने दिन के लिए यूज करोगे, जितना पैसा यूज करोगे, उस पर ही इंटरेस्ट देना है। एडवांस अगेंस्ट गुड्स, एडवांस अगेंस्ट गुड्स बैंक अपने वेयर हाउस में ही हमारे गुड्स रखती है और उसी को देखते हुए हमें लोन देती है। तो बैंक को 2 फायदे हो रहे हैं, रेंट भी मिल रहा है, बिल डिस्काउंटिंग, ये तो आप जानते हैं। मैंने 10,000 का माल बेचा, 3 महीने बाद पैसे आएंगे, मैं बैंक के पास जाऊंगा, बैंक बोले अभी देंगे, 9800 देंगे, 3 महीने बाद बैंक उससे लेगी, मेरा फायदा क्या हो, मुझे आज पैसे मिल गए। अगला सवाल बताएंगे वो क्या है। एक तो होता है एक्सपोर्ट, उसमें होता है एक प्री शिपमेंट, एक होता है पोस्ट शिपमेंट, यानी बजाज कंपनी को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करना है, अभी एक्सपोर्ट होना बाकी। बताएंगे क्या लिखा है सबसे पहले। अरे आपको याद आ रहा ना, मैं अकेला ही बोल रहा हूं। हाँ बोलो, सबसे पहले क्लीन पैकिंग, यानी कि बजाज की गाड़ी बजाज की गोडाउन में है, कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, उसको बोलते क्लीन। पर सोचो, हो सकता है देना बैंक को डाउट है, तो बोले ये काम करो, गाड़ियां तुम्हारे पास रखो, उसके ऊपर हम चार्ज लगाते हैं, उसको बोलते हैं प्लेज। अब पैसे कौन दे रहा? देना बैंक दे रही किसको? बजाज को गाड़ियां एक्सपोर्ट करना है, अभी तक हुई कि एक्सपोर्ट? तो ये सारे की सारी गाड़ियां अब बैंक को दे देंगे, उसको कहते हैं प्लेज। पर अगर गाड़ियां गोडाउन में ही बजाज के, उसके ऊपर सिर्फ हाइपोथिकेशन, उसके ऊपर सिर्फ चार्ज लगा है, उसको कहते हैं हाइपोथिकेशन। पर गाड़ियां बजाज से उठाकर अगर बैंक में रखना पड़ रही है और फिर लोन मिल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? प्लेज कहेंगे। बताओ बच्चों, बजाज गई देना बैंक के पास में, हे देना बैंक लोन देना, देना बैंक लोन नहीं दे रही, बोलते तेरे ऊपर भरोसा नहीं। गवर्नमेंट बोलते हम आपको गारंटी है, उसको बोलते हैं ईसीजीसी। अगला सवाल, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलते हैं? नहीं समझ आ रहा है? ऐसे जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का लॉस होता है, तो इसलिए फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब बताओ, शिपमेंट हमने ऑलरेडी बजाज की गाड़ियां बनाई, दुबई में भिजवा दिए, पैसा आना बाकी है, 4 तरीके से लोन मिल सकता है। एक तो बिल डिस्काउंट कर लो, एक तो एडवांसेस ले लो, कभी कभी लोन बैंक देती नहीं है, अरे माल बेचा तो पैसे तो आएंगे ना, तो गवर्नमेंट बोलते हैं ईसीजीसी कर देता, हम गारंटी करते। और चौथी बात, कभी कभी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, अरे करते हैं, तो क्या होता है, उस पर हमने 100 रुपए का एक्सपोर्ट किया, 18 रुपए जीएसटी गवर्नमेंट ने ले लिया, पर गवर्नमेंट ये 18 रुपए हमें वापस देने वाली है। जब तक गवर्नमेंट से पैसा नहीं आएगा तब तक हमें ड्यूटी ड्रॉबैक से बैंक से लोन ले सकते हैं। अगला सवाल, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, क्या अडानी अंबानी को लोन दे सकता है और अंबानी टाटा को दे सकता है? उसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट, सीडी हमने पढ़ लिया। बताए पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? कंपनी आम आदमी से पैसे ले सकती है, अपने नेटवर्थ और जो रिजर्व्स है, जो भी इक्विटी से, जो अपना ओन्ड फंड है, उसका 35% इतना पैसा पब्लिक से ले सकती है। आखिरी में दोस्तों आपके लिए सवाल है, जवाब दो बच्चों, फटाफट जवाब देना है। आपके लिए सवाल है, बताओ बच्चों, सीड कैपिटल किसका होता है? आईडीबीआई क्या करता है? अगर आपका बिजनेस अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो स्टार्टअप वाले बिजनेस को, जिसका प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 करोड़ से ऊपर नहीं है, उनको 2 करोड़ का 50% या 15 लाख विच वॉज लोअर, इतना पैसा दे सकते हैं। आप बताएंगे इंटरनल कैश एक्रूअल। आईटीसी कंपनी सिगारेट से पैसा कमाती है और यही पैसा अपने अलग धंधों में लगाती है, उसको बोलते हैं इंटरनल कैश एक्रूअल। अनसिक्योर्ड लोन याद आया? डीमार्ट के ओनर दमानी है, वही अगर डीमार्ट को लोन दे दे अपने प्रमोटर कंट्रीब्यूशन बोल के, तो उसको बोलते हैं अनसिक्योर्ड लोन। बस के इंटरेस्ट रेट जो है ना, बाजार के इंटरेस्ट रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डेफर्ड पेमेंट गारंटी जानते हो? अगर मैं मान लीजिए यहां से चाइना से कुछ फैक्ट्री का सामान ला रहा हूं 10 करोड़ का इंडिया में, और वो चाइना वाले बोल रहे हैं अभी कोई बात नहीं, आप हल्लो हल्लो पैसे दो, उसको बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट गारंटी। आप बात करेंगे जीरो इंटरेस्ट फुली कन्वर्टेबल बॉन्ड, क्या होता है ये? आपको याद आ रहा है? मैं अकेले में बोल रहा हूं। जीरो इंटरेस्ट यानी कि क्या होता है बताओ? यहां पे मैंने बॉन्ड इशू किए, मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगा, पर मैं आपको क्या बोलूंगा, जिस दिन वो समय आएगा मैं आपको सस्ते भाव में शेयर्स दे दूंगा। उसके बाद में ये है आपके सामने डीप डिस्काउंट बॉन्ड, और दूसरा है जीरो डिस्काउंट बॉन्ड। यानी मैंने आपको बॉन्ड बेचे, आपने 1 करोड़ मुझे दे, मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगा, पर इंटरेस्ट नहीं दे तो आप बोलेंगे आप क्यों लगाएंगे, तो मैं आपको 100 की चीज 90 में दूंगा, उसको बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड, उसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। कैपिटल इंसेंटिव, भारत देश में कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, आपने 100 करोड़ का माल लगा दो,
फैक्ट्री लगाओ 30 करोड़ वापस मिलेंगे, वो भी आपको एक्टिंग लाइक ए सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ऑप्शन बॉन्ड में 2 बॉन्ड है, क्यूमुलेटिव बॉन्ड, नॉन क्यूमुलेटिव बॉन्ड, यानी कि आपका क्यूमुलेटिव में आपका पैसा जो है इंटरेस्ट का वो पूरा एक साथ 5 साल बाद मिलेगा, नॉन क्यूमुलेटिव में हर क्वार्टर में हर महीने में आपको वापस मिलेगा। इन्फ्लेशन बॉन्ड यानी कि जैसे इन्फ्लेशन का रेट बढ़ेगा उसका रेट बढ़ेगा, फ्लोटिंग रेट में जैसी मार्केट की कंडीशन चेंज होगी उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट चेंज होगा। लास्ट में एडीआर, जीडीआर, आईडीआर बताएंगे दोस्तों क्या होता है। एडीआर यानी भारत के लोग अगर यूएस में पैसे चाहते हैं डॉलर में तो इंडिया से पैसे वहां ले जाएंगे तो आपको फॉरेन एक्सचेंज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, आरबीआई आपको रोक सकता है। इट्स बेटर यू नो पैसे वहीं लो वहीं कमा लो, बिकॉज पैसा उधर चाहिए, तो इंडिया से क्यों ले जा रहे हो। तो इंडिया का बंदा जाएगा यूएस में, वहां के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे इसको लिस्ट करेंगे, वहां के इन्वेस्टर्स में पैसा लगाएंगे, डॉलर में लगाएंगे, रिलायंस वही यूज करेगा, वही कमाएगा। सवाल उठ रहा है अगर रिलायंस से नहीं दे तो क्या होगा। इसलिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है, वो इधर इंडिया को पूछती है, हे एसबीआई अगर इसने पैसा नहीं दिया तो तुम देंगे क्या। तो वहां के लोगों को पैसा रिलायंस ने नहीं दिया तो उधर की स्टॉक एक्सचेंज उनको पैसा देती है, फिर उधर की स्टॉक एक्सचेंज किससे लेगी पैसा, एसबीआई से लेगी। और एसबीआई कैसे देगा, एसबीआई के पास में रिलायंस ने अपने शेयर्स गिरवी रखे हैं। और यही कारोबार, यही सारा कॉन्सेप्ट अगर भारत का इंसान अगर लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जाके यूरो में या डॉलर में इशू कर रहा है, कॉन्सेप्ट सेम ही है, सिर्फ कंट्री को बदला तो उसका नाम जीडीआर हो जाता है। और यही कॉन्सेप्ट अब बाहर के लोग, माइक्रोसॉफ्ट जैसे लोग इंडिया में पैसा रेज करना चाहते हैं आईएनआर में, तो इंडिया के एनएससी बीएससी भी लिस्ट करेंगे और इंडिया के लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईएनआर में होगा वो उसके रेट भी फ्लक्चुएटिंग होते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आईडीआर में अगर भारतीय लोगों ने पैसे लगाए और पैसे नहीं मिले तो कौन देगा, तो क्या होगा, इधर अपने पैसे अपने को स्टॉक एक्सचेंज दे देगा, फिर आप बोलेंगे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के कैसे भरेगा। उधर का बैंक ऑफ अमेरिका ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि माइक्रोसॉफ्ट ने पैसा नहीं दिया ना तो हम देंगे, फिर आप बोलेंगे उधर की बैंक क्यों ले रही है, तो उधर के माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने उसके पास शेयर्स गिरवी रखे हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये आईडीआर कॉन्सेप्ट है। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो कंपनी का पैसे, जो कंपनी लोन देती है, डिपॉजिट लेती है, या जो इंश्योरेंस में काम करती है, या फिर जो ब्रोकरेज में काम करती है। तो बताओ बच्चों कौन से लोग नेशनल लेवल पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपके हिसाब से, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, आईडीबीआई, सारी बैंक्स, साथ साथ में आप एलआईसी बोल सकते हैं, यूटीआई बोल सकते हैं, ये सब नेशनल इंडिया के अंदर के। अब इंटरनेशनल में पैसा कहां से मिलता है, एक तो वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन यानी कि आईएफसी हो सकता है या वर्ल्ड बैंक हो सकती है। ये सारा हुआ रिवीजन। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर डन विद द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर।